अब्राहम ऑर्टेलियस एक डच मैप मेकर थे जिन्हें नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच के अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन में एक सिमेट्री दिखी। उन्हें ये एक पजल के टुकड़े की तरह दिखे तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि ये कॉन्टिनेंट कभी न कभी आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। हालांकि हम ये जानते हैं कि 29% कॉन्टिनेंट और बाकी का ओशन है, और यह भी आज एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि आज जो पोजीशन हमें कॉन्टिनेंट और ओशन की दिख रही है वो पहले ऐसी नहीं थी। तो प्रश्न ये है कि अगर आज जैसी स्थिति नहीं थी तो कैसी थी, ये पोजीशन में चेंज कैसे हुआ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अगर कॉन्टिनेंट और ओशन की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो इसका पता साइंटिस्ट को कैसे चला, साथ ही इसके पहले पोजीशन क्या हुआ करती थी ओशन और कॉन्टिनेंट्स की, इसका पता कैसे लगाया गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। एंटोनियो पेलेग्रीन जो एक फ्रेंच जियोग्राफर थे, इन्होंने 1858 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द क्रिएशन एंड इट्स मिस्ट्री अनवेल्ड। इन्होंने यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट लाइन के पास मिले प्लांट फॉसिल्स को मैच कराया और पाया कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल थे। तो इन्होंने भी अब्राहम ऑर्टेलियस के विचारों से सहमत होते हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी का समर्थन किया और एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा मैप बनाया जिसमें 3 कॉन्टिनेंट को एक साथ दिखाया। इन्होंने एंटोनी पेलेग्रीन के बाद एडवर्ड सुएस, रॉबर्ट मोंटोवानी, फ्रैंक टेलर आदि ने भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी का समर्थन किया। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर जो एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट दिया कि ओशन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। इनके अनुसार सभी कॉन्टिनेंट एक ही जगह इकट्ठा थे। इसे इन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया कहा, जो चारों तरफ से एक मेगा ओशन से घिरा था जिसे पैंथलासा नाम दिया गया। 200 मिलियन साल पहले पैंजिया स्प्लिट होना शुरू होता है। सबसे पहले पैंजिया 2 टुकड़ों में टूट जाता है। नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। ये दोनों लार्ज कॉन्टिनेंटल मास वाले टुकड़े फर्दर कई टुकड़े में बंटते रहे और आज के जैसे पोजीशन में आ गए। तो अब जो ये कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ, तो इसके सपोर्ट में क्या कोई एविडेंस है? तो जवाब है हाँ, एविडेंसेस हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। एविडेंस टू सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगर आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका की शोर लाइन को देखेंगे तो ये आपको एक जिगसॉ फिट की तरह लगेंगे। 1964 में एडवर्ड बुलार्ड ने सी लेवल से 1000 फैदम की गहराई, जो कि लगभग 1800 मीटर होगी रफली, को ध्यान में रखकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जोड़कर दिखाया, जो कुछ ऐसा था। यानी कि वर्तमान कॉन्टिनेंट एक जिगसॉ पजल के पीसेस की तरह होंगे। दूसरा एविडेंस है सेम एज की रॉक का ओशन के दोनों ओर मिलना। फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे रिलेटिव डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग आदि, जो एटम के हाफ लाइफ डिके को कंसीडर करती है, जिससे रॉक की एज डिटरमाइन की जाती है। 2000 मिलियन साल पहले की रॉक ब्राजील कोस्ट और वेस्टर्न अफ्रीका में मिलती है, जो संभावना दिखाती हैं कि दोनों कोस्ट कभी एक जगह रहे होंगे। वैसे यहाँ सबसे पुराना मैरीन डिपॉजिट जुरासिक एज का मिलता है। अगला एविडेंस है टिलाइट्स। टिलाइट्स एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसका फॉर्मेशन ग्लेशियर के कारण होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देखिए, पहले आइस एज हुआ करती थी तो इसका फॉर्मेशन होना पॉसिबल है। इंडिया का ये जो निचला हिस्सा है ये इसी गोंडवाना लैंड के टुकड़े के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इंडिया के साउथ वाले भाग में जो सेडिमेंट मिले हैं वो गोंडवाना लैंड सिस्टम से निकले 6 अलग अलग लैंड मासेस पर भी मिलते हैं। ये 6 भाग हैं अफ्रीका, फॉकलैंड आइसलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ मिलने वाले सेडिमेंट में जो सिमिलैरिटी है उसे देखकर तो यही लगता है कि इनका इतिहास कुछ एक जैसा ही रहा होगा। थोड़ी गहराई वाले हिस्से में जो टिलाइट्स सेडिमेंट मिलते हैं उन्हें देखकर तो यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती के इस हिस्से पर एक समय एक्सटेंसिव और प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन मतलब कि आइस एज रही होगी। अगला एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट। देखो, आपको पता है कि कोई नदी पहाड़ों से ही निकलती है, मतलब ऊंचाई से, और ये ऊंचाई प्लेटो की भी हो सकती है। जब नदी मैदानी भागों पर आती है तो इस तरीके से विसर्प बनाती है और इसकी रफ्तार कम हो जाती है मैदानी भाग पर।
ऐसे में विसर्प के मोड़ पर जो थोड़े हैवी मिनरल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं और हल्के पार्टिकल्स को नदी आगे लेकर चली जाती है। यहाँ मिनरल में गोल्ड भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जिस माउंटेन से नदी निकल रही है वहां की चट्टानों में गोल्ड होना चाहिए, तभी तो वेन से निकल करके प्लेसर डिपॉजिट में गोल्ड पहुंचेगा। चलिए, ये ऊपर वाली लाइन समझ गए तो अब अगला फैक्ट आप आसानी से समझ पाएंगे। वेस्टर्न अफ्रीका में एक देश है घाना, यहाँ प्लेसर डिपॉजिट में गोल्ड मिलता है। इतना कि घाना 2022 में गोल्ड के प्रोडक्शन में 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड रहा। लेकिन कमाल की बात है कि यहाँ इस गोल्ड के लिए कोई सोर्स रॉक ही नहीं है जहां से निकलकर ये प्लेसर डिपॉजिट्स गोल्ड वहां पहुंच जाएं, जिनकी माइनिंग करके घाना में ये निकाला जाता है। लेकिन अगर आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका को एक साथ देखें तो लगेगा कि ये प्लेसर डिपॉजिट तब के हैं जब ब्राजील प्लेटू यहाँ जुड़ा था और गोल्ड बियरिंग वेन्स के कारण यहाँ गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट के रूप में जमा हो गया। यानी कि ये प्लेसर डिपॉजिट जो घाना में गोल्ड माइनिंग के समय निकलते हैं, ये उस समय के हैं जब ये दोनों कॉन्टिनेंट एक साथ थे, क्योंकि जो ब्राजीलियन प्लेटू है वहां गोल्ड के लिए सोर्स रॉक अवेलेबल है। चलिए, अगला एविडेंस है फॉसिल्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। देखिए, फॉसिल्स आप जानते हैं क्या होता है। प्लांट और एनिमल जहां एडॉप्शन कर पाते हैं, यानी कि लैंड, फ्रेश वाटर या ओशन में, वहीं जीवन बिताते हैं। मृत्यु के बाद उनके रिमेन्स वहीं मिलने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि लैंड पर रहने वाले प्लांट और एनिमल्स के फॉसिल्स मैरीन बैरियर को पार करके यानी ओशन में मिल रहे हैं और ओशन में रहने वाले प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स हमें लैंड पर मिल रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे पहुंचे, ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लीमर जो बंदर की ही प्रजाति का होता है, इसके फॉसिल्स इंडिया में मिलते हैं, साथ के साथ मेडागास्कर में भी। लेकिन लीमर मेडागास्कर का एंडेमिक जीव है, यानी यही मिलता है बस। तो सवाल यह है कि जब लीमर मेडागास्कर का एंडेमिक जीव है तो इसके फॉसिल इंडिया में कैसे मिले, जबकि अफ्रीका या मिडिल ईस्ट में इसके फॉसिल्स नहीं मिले। और यहाँ एक फैक्ट और है कि मेडागास्कर का जो आप आइसलैंड देख रहे हैं, ये एक समय में अफ्रीका महाद्वीप से ही जुड़ा हुआ था। इसका जवाब देते हुए कुछ विद्वानों ने अपनी बात रखी। 1864 में फिलिप स्केल्टर ने लिमोरिया नाम के एक कॉन्टिनेंट को प्रपोज किया, जो कि इंडियन ओशन के नीचे डूब चुका लैंडमास है। ये लैंडमास 3 कॉर्नर को कनेक्ट करता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। इस लैंडमास को तमिल लिटरेचर में कुमारी कंदम नाम से बताया गया है। ये लीमर नाम का प्राणी यहीं रहता था, इसीलिए इसके फॉसिल्स यहाँ इंडिया में भी मिलते हैं। इसके अलावा मीजोसॉरस, जो कि एक एक्सटिंक्ट हो चुका रेप्टाइल है, ये शैलो ब्रैकिस वाटर में रहता था। इसके फॉसिल्स वर्ल्ड में केवल 2 जगह मिलते हैं, एक तो साउथ अफ्रीका में और दूसरा ब्राजील के इरावर फॉर्मेशन में, जबकि इन दोनों स्थानों के बीच 4800 किलोमीटर का समुद्र है। कैसे पहुंचा फिर, उड़कर? नहीं ना। तो ये एक एविडेंस है। और अगर इतने एविडेंस से सेटिस्फाई नहीं हो तो पढ़ो लिखो, जियोलॉजिस्ट बनो और कुछ नए एविडेंसेस ढूंढकर हम टीचर्स को बताओ ताकि हम बच्चों को पढ़ाएं। खैर चलो, इतने बड़े लैंड मास यानी कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हो रहा है तो फोर्स भी बताओ भाई, कौन खींच रहा है, कौन धकेल रहा है? कहीं से तो फोर्स आ रहा होगा। इसका जवाब देते हुए अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि मेनली 2 फोर्स हैं जो कई मिलियन ईयर्स तक लगते रहे। पहला पोल फ्लीइंग फोर्स, जो कि अर्थ के रोटेशन के कारण लगता है और जिसके कारण अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती है, मतलब इक्वेटर पर आपको बल्ज दिखेगा और पोल्स यहाँ पर फ्लैट दिखेंगे। और दूसरा है टाइडल फोर्स, जो सन और मून के अट्रैक्शन के कारण ओसेनिक वाटर में डेवलप होता है, मतलब टाइड्स आते हैं ना, वही वाली बात है। वेगनर तो बता के चले गए, पर फिर कुछ विद्वान आए, उन्होंने बोला कि बस इतने से फोर्स से काम नहीं चलेगा, ऐसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट तो नहीं होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद क्या स्टडी हुई, क्या एविडेंसेस सामने आए, उसे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। जब तक मैं नया वीडियो लेकर आता हूं, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ शेयर कर दो, और दिल ना लगे तो कमेंट भी कर दो, लेकिन केवल ज्ञानवर्धक बातें।